Welcome to Competition Guru Coaching Center. This is the live class session. तो आज जो है ना इस लाइव क्लास में जो है यहाँ पे जो इस वीडियो में हम लेके आए टॉपिक, ये जोलॉजी का जो टॉपिक हम ले आए हैं, दैट इज जो टॉपिक हमने चूज़ किया इम्यूनोलॉजी से स्टार्ट ये टॉपिक चूज़ किया। तो मैं यहाँ पे जो है ना आज इम्यूनोलॉजी से एक टॉपिक लेके आया। तो इस इम्यूनोलॉजी में जो हम टॉपिक आज डिस्कस करने जाएंगे दैट इज़ यहाँ पे हम जो है ना एंटीबॉडीज़ जो है उनका जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर के साथ साथ हम टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और एट द एंड जो है मैं यहाँ पे जो है ना बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं, एक तो हम जो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ कुछ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे जो है डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूं कि जो इम्यूनिटी है इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, इम्यूनिटी इट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एक होती है इनहेरिट इम्यूनिटी और दूसरा होता है एक्वायर्ड, और एक्वायर्ड को ही हम दूसरा नाम बोलते हैं एडेप्टिव। देखिए जो इनहेरिट इम्यूनिटी है ये प्रेजेंट होती है हमें बाय बर्थ, लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये बाय बर्थ नहीं होती है, यानी बर्थ के बाद जो है ना डेवलपमेंट हो जाती है इसकी। इसे हम कहते हैं एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी। तो जो एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है ना, इस केस में आपको ये याद रखना हो कि जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इट मे बी ड्यू टू T lymphocytes or due to the B lymphocytes। तो अगर ये T lymphocytes के थ्रू होगा तो उस केस में हम इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड। लेकिन अगर ये वहीं पे B सेल्स के द्वारा हो तो उस केस में हम इसको बोलते हैं हेमोरल इम्यूनिटी, हेमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। देखिए जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ये जब फंक्शन करती है, वर्क करती है, यानी किलिंग मैकेनिज्म जो है इसका वो इसका होता है थ्रू साइटोकाइन प्रोडक्शन। अभी यहाँ पे साइटोकाइन्स प्रोड्यूस होंगे और जो साइटोकाइन्स है वही जो है ना यहाँ पे जो है ना किलिंग प्रोसेस में हेल्प करेंगे। लेकिन जो हेमोरल इम्यूनिटी है इट वर्क्स बाय मींस ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। और एंटीबॉडीज को ही हम दूसरा नाम देंगे इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स का जो सिंबल यूज करते हैं दैट्स कैपिटल आई स्मॉल जी। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इम्यूनोग्लोबुलिन की, या हम एंटीबॉडी की बात करें। तो अगर मैं यहाँ पे एंटीबॉडी लिख लूँ, यानी मान लीजिए अगर मैं एक टिपिकल एंटीबॉडी यहाँ पे लूँ, ठीक है, तो एक एंटीबॉडी जो है इट्स अ वाई शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है जहाँ पे प्रोटीन पार्ट के साथ साथ जो है ना एक कार्बोहाइड्रेट पार्ट भी होगा। तो जो ये एंटीबॉडी है विच इज द वाई शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन, इसके साथ साथ जो एंटीबॉडी है यहाँ पे इसमें आपको दो हैवी चेन, तो देयर आर टू हैवी चेन्स और दो लाइट चेन्स मिलेंगे, टू लाइट चेन्स, ठीक है। अब जो लाइट चेन हम इसलिए बोलते हैं यूज क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होगा, और जो हैवी चेन है हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ज्यादा होगा, ठीक है। देखिए जो ये लाइट चेन और हैवी चेन है, यानी जो हैवी चेन और लाइट चेन, तो इनके बीच में जो यहाँ पे ये बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को हम बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो हैवी चेन और लाइट चेन है दे आर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे जो हैवी चेन है, या मैं लाइट चेन की बात करूँ, चाहे मैं हैवी चेन की बात करूँ या लाइट चेन की बात करूँ, इन दोनों केस में आपको जो है ना दो रीजन्स मिलेंगे। एक रीजन जो यहाँ पे होता है वेरिएबल रीजन और दूसरा रीजन जो है ना यहाँ पे कांस्टेंट रीजन।
जो वेरिएबल रीजन है, जैसे मैंने कहा VH अगर मैं लिखूं तो इट्स अ वेरिएबल रीजन ऑफ द हैवी चेन, और अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे VL, दैट्स अ वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चेन। जो हैवी चेन का वेरिएबल रीजन है, ठीक है ना, इस केस में आपको जो है ना यहाँ पे 3 CDR मिलेंगे। मैं अभी समझा दूंगा कि वो क्या होता है CDR। इसी तरह जो वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चेन है, इसके केस में भी आपको जो है ना एक लाइट चेन में 3 CDR मिलेंगे। तो ये जो हैवी चेन की 3 CDR और लाइट चेन के 3 CDR मिलके यहाँ पे टोटल में हमें देंगे 6 CDRs। 6 CDRs, और जो ये 6 CDRs हैं, they will form one antigen binding site, one antigen binding site, या इसी को हम बोल सकते हैं वन पैराटोप। तो पैराटोप जो है ना 6 CDRs का बना होता है, ठीक है। अब कुछ नहीं, CDRs क्या है, ऑल डेट, इसको समझने के लिए तो इससे पहले जो है ना कांस्टेंट रीजन जो है, मैंने जैसे कहा कि हैवी चेन का भी कांस्टेंट रीजन होगा। तो जो हैवी चेन का कांस्टेंट रीजन होता है, हैवी चेन का जो कांस्टेंट रीजन है, उसमें 3 डोमेन्स आपको मिलेंगे, CH1, CH2 और CH3। लेकिन जो अगर मैं लाइट चेन की बात करूं तो वहां पे जो है ना एक ही डोमेन आपको मिलेगा, Cl, ठीक है, दैट्स अ कांस्टेंट ऑफ द लाइट चेन। तो अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे ड्रा कर लूं तो कुछ इस तरह से जो है ना स्ट्रक्चर बनेगा। सो दिस इज द हैवी चेन, दिस इज द हैवी चेन, ठीक है। तो कलर दूसरा लेते हैं हम। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ लाइट चेन, और ये लाइट चेन है यहाँ पे, और लाइट चेन और हैवी चेन है, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मींस ऑफ द डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पे जो है हैवी चेन का जो है ना स्ट्रक्चर बना दूँ। तो अगर मैं हैवी चेन को यहाँ पे बना लूँ तो हैवी चेन जो है ना कुछ इस तरह से होगा। तो ये इसका एन टर्मिनल होगा, ये इसका सी टर्मिनल होगा, क्योंकि एक प्रोटीन है तो इसका एन टर्मिनल होगा सी टर्मिनल, ठीक है। देखिए इसका जो पहला वाला पार्ट है, दैट इज ऑलमोस्ट 100 to 110 अमाइनो एसिड का जो ये पार्ट बना होता है, ये वाला पार्ट, दिस इज द वेरिएबल रीजन ऑफ द हैवी चेन। ये हैवी चेन का वेरिएबल रीजन, और इस वेरिएबल रीजन में इस तरह से यहाँ पे जो है ना 3 CDR, 3 CDR, ठीक है। उसके बाद जो ये सारा पोर्शन है हैवी चेन का, ये कांस्टेंट रीजन है, और इस कांस्टेंट रीजन में भी आपको जो है ना डोमेन्स मिलेंगे। पहला डोमेन जो है ना CH1, उसके बाद यहाँ पे जो डोमेन है दैट इज CH2, और इसके बाद जो डोमेन है वो है CH3। इसी तरह दूसरी वाली चेन में भी होगा यही, दूसरी वाली चेन में भी जो है ना ऐसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डोमेन है, CH1, CH2, CH3। जो CH2 डोमेन है, यहाँ पे आपको मिलेगी ग्लाइकोसाइलेशन, यानी जैसे मैंने अभी कहा था ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, तो इसमें एक कार्बोहाइड्रेट पार्ट भी अटैच होगा। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है यानी ग्लाइकोसाइलेशन जो है वो CH2 डोमेन पे होगा, ठीक है। ये जो ग्लाइकोसाइलेशन है, इट विल इंक्रीज द लाइफ स्पैन। ये लाइफ स्पैन जो है ना इंक्रीज करता है किसका, एक एंटीबॉडी का, और इसके अलावा जो है ना इट विल मेक इट मोर इफेक्टिव, मोर इफेक्टिव, ठीक। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, अगर मैं इसके साइड में जो है ना यहाँ पे लाइट चेन बना दूं, तो जो लाइट चेन है वो कुछ इस तरह से बनेगी। यानी यहाँ पे अगर मैं जो यहाँ पे इस तरह से लाइट चेन बना दूं, तो ये जो पहला वाला पोर्शन है ये लाइट चेन का जो है ना वेरिएबल रीजन होगा, दैट्स वेरिएबल रीजन ऑफ द लाइट चेन। और जो ये वाला पोर्शन है ये कांस्टेंट रीजन होगा लाइट चेन का, दैट्स Cl। इस तरह से जो यहाँ पे वेरिएबल रीजन जो है लाइट चेन का, इसमें भी इस तरह से यहाँ पे 3 CDR होंगे, जो मैंने पहले ही आपसे कहा था, ठीक है ना। CDR1, CDR2, CDR3। दैट मीन्स यहाँ पे भी 3 CDR है, और यहाँ पे भी जो है ना 3 CDR। और जो CDRs होते हैं, दिस इज द कम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन। कम्प्लीमेंट्री डिटरमाइनिंग रीजन जो है, ये जो 3 CDR मिलके
जो 6 CDR का कॉम्बिनेशन है, यही होती है 1 एंटीजन बाइंडिंग साइट। यानी जो एंटीजन आएगा, जो फॉरेन बॉडी आएगी, वो आके यहीं पे फंस जाएगा, यानी यहाँ पे अटैच होगा, और उसके बाद उसका जो है ना किलिंग प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने एक साइड से दिखाया था, दूसरी साइड से भी ऐसा ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास एक एंटीबॉडी है, एक टिपिकल एंटीबॉडी, उसके बाद जो है ना 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट होंगे, एक राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से। दैट मीन्स एक एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है यहाँ पे है, और एक एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है यहाँ पे है। ठीक है, एक एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है यहाँ पे, और एक एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट कि जो एंटीबॉडी के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स जो है ना वो मेंशन कर दिए। ठीक है, अब देखिए जो एंटीबॉडी में जो हैवी चेन है, हैवी चेन, और हैवी चेन में भी अगर मैं जो है कांस्टेंट रीजन की बात करूं, कांस्टेंट रीजन की बात करूं, तो अकॉर्डिंग टू द कांस्टेंट रीजन, यहाँ पे जो है 5 टाइप्स के जो है ना कांस्टेंट, ये जो हैवी चेन्स हो सकती है। जैसे कांस्टेंट हैवी चेन जो है ना अल्फा हो सकती है, हो सकता है ये हैवी चेन जो है म्यू हो सकता है ये गामा हो सकता है ये डेल्टा हो। ठीक है ना, या हो सकता है ये, और क्या होगा, गामा, डेल्टा, म्यू, एप्सिलॉन। ठीक है, तो दैट मीन जो कांस्टेंट रीजन जो है हैवी चेन का, वो अल्फा हो सकता है, म्यू हो सकता है, गामा हो सकता है, डेल्टा हो सकता है, एप्सिलॉन। और जिस एंटीबॉडी में जो हैवी चेन है वो अल्फा टाइप की होगी, उसको हम बोलते हैं IgA, और जिसमें म्यू टाइप की होगी उसको हम बोलते हैं IgM, जिसमें गामा टाइप की होगी उसको हम बोलेंगे IgG, जिसमें डेल्टा टाइप की होगी उसको हम बोलेंगे IgD, और सिमिलरली जहाँ पे एप्सिलॉन टाइप की होगी वहां पे हम बोलेंगे IgE। तो कहने का मतलब ये है, ऑन द बेसिस ऑफ द कांस्टेंट रीजन, जो हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन है, देयर आर 5 टाइप्स, और उनको याद रखने के लिए हम याद रखेंगे गेम डी, और गेम डी से मतलब है IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। ठीक है, तो 5 टाइप्स के यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्या है, इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, वहीं पे अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ जो है ना लाइट चेन बोलूं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ लाइट चेन अगर मैं बात करूं, लाइट चेन, तो लाइट चेन जो है ना वो 2 ही तरह के हो सकती है, या तो कप्पा होगा, कप्पा चेन, या तो जो हो सकता है ये हो लेमडा चेन, या कप्पा हो सकता है या लेमडा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना यहाँ पे जो हमने देखा कि हैवी चेन के कितने वेरिएंट्स हैं, और जो लाइट चेन है उसके भी कितने वेरिएंट्स हैं। ठीक है, अब जो है ना जो ये 5 क्लास के जो एंटीबॉडीज हैं, इनको हम एक एक करके जो है ना डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज IgG। तो अगर मैं IgG के स्ट्रक्चर की बात करूं, तो इस, लेकिन IgG को डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू मेंशन हियर समथिंग। तो IgG को डिस्कस करने से पहले कुछ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, तो क्या है वो देख लीजिए। देखिए जो टिपिकल हमने अब जो एंटीबॉडी देखा, उसमें हमने देखा 2 हैवी चेन होंगे, और 2 जो है ना यहाँ पे लाइट चेन होंगे, और जो लाइट चेन और हैवी चेन है दे आर अटैच्ड टू ईच अदर। फिर हमने कहा CH1 डोमेन, CH2 डोमेन, CH3 डोमेन। देखिए जो CH1 डोमेन है, ठीक है ना, यहाँ का जो रीजन है, ये वाला रीजन जो मैं यहाँ पे लाइंस खींच रहा हूँ, जो मैं ये यहाँ पे लाइंस बना रहा हूँ, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं हिंज रीजन, हिंज रीजन। और जो हिंज रीजन है ये C1 यानी CH1 और CH2 डोमेन के बीच में होगा, और जो ये हिंज रीजन है ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी ये एंटीबॉडी को क्या देगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा। लेकिन आपको याद रखना होगा 2 इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसे होते हैं जहां पे आपको हिंज रीजन जो है ना एब्सेंट मिलेगा, जैसे IgM और IgE।
ठीक है ना। अब इसको याद रखने के लिए आप सीधे याद रख लीजिए कि जो हिंज रीजन है, हिंज रीजन इज एब्सेंट इन मी, एब्सेंट इन मी, मी का मतलब आईजीजी आईजीई। तो आईजीजी आईजीएम जो आईजीई है, इनमें जो है ना हिंज रीजन क्या होगा, एब्सेंट होगा। बाकी अगर देखा जाए जो हिंज रीजन है, हिंज रीजन जो है इसमें जो है ना मल्टीपल डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मिलेंगे, दैट्स 2 to 15 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, यानी हिंज रीजन में जो है ना 2 to 15 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स मिलेंगे। ठीक है। अब देखिए, अब हम जो है ना एक एक करके जो है ना क्लासेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो ये मैंने एंटीबॉडी बना दी, ठीक है, एंटीबॉडी बना दी। यहाँ पे जो लाइट चेन है, हैवी चेन है, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और ये मान लो यहाँ पे जो है हिंज रीजन है, ठीक है। देखिए, अगर मैं इस एंटीबॉडी को जो है ना पेपैन से जो है ना ट्रीट करता हूँ, तो पेपैन जो है ना इसको डाइजेस्ट करेगा इनटू 2 फ्रेगमेंट्स, 2 पार्ट्स। एक पार्ट कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, एक पार्ट कुछ इस तरह से मिलेगा, ठीक है। और एक पार्ट जो है ना इसका कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, नीचे वाला पार्ट। जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एफसी रीजन, और एफसी का मतलब होता है फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेशन। और वहीं पे जो ऊपर वाला पार्ट है, ये सारा पार्ट, इसको हम बोलते हैं फैब रीजन, इसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन। तो कहने का मतलब ये, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, क्या वो एफसी रीजन में है कि फैब रीजन में है, तो आपका आंसर होगा कि वो फैब रीजन में, क्योंकि एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है ना यहाँ पे। तो अब जाके जो है ना मैं इन क्लासेस को एक एक करके जो है ना डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक जो फर्स्ट क्लास है हमारे पास, दैट इज आईजीजी। देखिए, आईजीजी जो है, एक टिपिकल आईजीजी जो है एक मोनोमेरिक होगा, मोनोमेरिक। अगर इसकी कंसंट्रेशन की बात करें तो 75 to 85% जो है ना इसकी कंसंट्रेशन रहेगी, यानी आप टोटल जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, आउट ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन 75 to 85% जो है ना आईजीजी का कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। देखिए, जो आईजीजी है, ठीक है ना, इट्स प्रेजेंट बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर, यानी ये ब्लड के अंदर भी मिलेगा आपको और ब्लड के बाहर भी मिलेगा। ये ब्लड है तो यहाँ पे भी आईजी मिलेगा, और इसके आईजीजी जो है इसके बाहर भी मिलेगा, ठीक है। देखिए, जो आईजीजी है, आईजीजी जो है इसका जो प्रेडोमिनेंट रोल है, आईजीजी प्लेज प्रेडोमिनेंट रोल इन सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स का मतलब ये हुआ when antigen will enter second time, when antigen enters second time, ठीक है ना। जब एंटीजन सेकंड टाइम एंटर होगा तब उसका रेस्पॉन्स जो है ज्यादा होगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ऐसे कि इसका जो रोल होगा, दैट्स इन क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फेक्शन। देखिए, जो आईजीजी है, आईजीजी जो है इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। यूजुअली क्या होता है कि ये जो मदर है, इसके वॉर्म में जो है ना यहाँ पे फीटस है, और फीट्स और मदर के बीच में जो ये कनेक्शन है इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, दिस इज प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या होता है कि 6th मंथ में जो प्लेसेंटा है ये लीकी हो जाता है। तो लीकी होने की वजह से, जब ये लीकी हो जाता है तो यहाँ से जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो अंदर आ जाते हैं, दैट इज आईजीजी। लेकिन याद रखना होगा, आईजीजी के अलावा जो है ना कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ना वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। इसका एक्चुअल रीजन ये है कि यहाँ पे जो है ना आईजीजी के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हीं रिसेप्टर के थ्रू जो है ना आईजीजी है ना वो एंटर कर पाता है यहाँ पे, और बच्चे को क्या देता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। बट इसमें आपको याद रखना होगा, जो आईजीजी है, आईजीजी
इसकी जो है ना सब क्लासेस है, डेट इज G1, G2, G3 और G4। ठीक है, ये सारे जो है ना प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं एक्सेप्ट IgG2। तो IgG2 जो है वो प्लेसेंटा को जो है ना यूजुअली क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड क्लास है हमारे पास, डेट इज IgM। ठीक है, देखिए IgM जो है इसके बारे में आपको बता दूं, मान लीजिए ये बी सेल है। ठीक है, जब ये बी सेल के ऊपर बाइंड है IgM, यानी जब ये बाउंड फॉर्म में है तो ये मोनोमेरिक होगा, मोनोमेरिक होगा, यानी सिंगल जो है ना यहाँ पे एंटीबॉडी होगी। लेकिन अगर जब ये व्हेन इट इज रिलीज बाय द बी सेल, यानी जब ये फ्री फॉर्म में होगा, तो फ्री फॉर्म में जो ये IgM है ये पेंटामेरिक फॉर्म में होता है, कि पेंटामेरिक फॉर्म में होता है इस तरह से। ठीक है, तो पेंटामेरिक फॉर्म में होगा इस तरह से। और जो ये पेंटामर्स है, यानी ये जो मोनोमर्स है, दे आर जॉइंड बाय मींस ऑफ द डाइसल्फाइड। और जो लास्ट के दो एंटीबॉडीज हैं, दे आर जॉइंड बाय मींस ऑफ J चेन। तो इसको हम बोलते हैं J चेन, जॉइनिंग चेन। तो IgM जो है वो मोनोमेरिक हो सकता है, और मोनोमेरिक कब होगा, व्हेन बाउंड है। ठीक है, और ये पेंटामेरिक भी हो सकता है, और पेंटामेरिक हम तब बोल सकते हैं जब ये क्या होगा, फ्री फॉर्म में होगा, फ्री फॉर्म में होगा। तो IgM जो है यहाँ पे आपको J चेन में मिलेगी, यानी J चेन इज प्रेजेंट। ठीक है, फिर अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो इसकी कंसंट्रेशन जो है ना ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 10 to 20%, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इससे कम हो सकती है, इसकी कंसंट्रेशन जो है ना लेस देन 10% है। ठीक है, तो IgM जो है, जो कि मैंने बोला मोनोमेरिक भी हो सकता है, पेंटामेरिक भी हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं अगर ये पेंटामेरिक है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ना वो ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर वेट जो है ना इसका ज्यादा होगा। देखिए IgM जो है, इट्स अ फर्स्ट एंटीबॉडी रिलीज्ड, first antibody produced or released in newborn baby। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उसमें पहली एंटीबॉडी जो है ना IgM ही बनती है। जो IgM है, IgM जो है ना इट इज रिलीज्ड व्हेन एंटीजन एंटर्स फर्स्ट टाइम। जब आपका एंटीजन जो है ना फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो उस टाइम जो एंटीबॉडी रिलीज होती है दैट इज IgM। सो व्हेन एंटीजन इज रिलीज फर्स्ट टाइम, सो दैट वी कॉल इट एज द IgM। बट इसके अलावा आपको याद रखना होगा, दैट मीन जो IgM का रोल है दैट इज इन एक्यूट इन्फेक्शन। तो इसका जो रोल है वो किस में है, एक्यूट इन्फेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वन है दैट इज IgA। देखिए जो IgA है ये डायमेरिक होगा, डायमेरिक। यहाँ पे भी J चेन जो है प्रेजेंट होगी। इसके अलावा यहाँ पे और एक चेन होती है दैट्स कॉल्ड S चेन। जो IgA है इट क्रॉसेस द एपिथेलियल सेल्स, यानी जो ब्लड की एपिथेलियल सेल्स है ये उनको क्रॉस करेगी, और जब ये क्रॉस करेगी तो इट विल एंटर इनटू एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड्स, या हम बोल सकते हैं सेक्रीशंस। तो जो सेक्रीशंस में है यानी एक्सटर्नल सेक्रीशंस है, तो उसमें ये एंटर होगा IgA। दैट मीन जो IgA है इट विल बी अबंडेंट इन, ये ज्यादातर पाया जाएगा किस में, जैसे सलाइवा है, सलाइवा, जैसे आपका जो है म्यूकस। ठीक है, तो इसी तरह जो टीयर है आपके, कुछ भी जो भी एक्सटर्नल सेक्रीशन है वहां पे जो है ना, या जैसे ह्यूमन मिल्क की अगर हम बात करें, ह्यूमन मिल्क, तो जो भी सेक्रीशन है वहां पे आपको IgA ही ज्यादा मिलेगा। ठीक है,
तो IgA जो है, जैसे इन्फेक्शन से इन्फ्लुएंजा, पोलियो एक्स्ट्रा, तो उसके लिए जो है ना IgA जो है काफ़ी इफेक्टिव रहता है। इसके बाद अगर हम IgE की बात करें तो IgE जो है ना अगेन मोनोमेरिक है, मोनोमेरिक। और IgE जो है इट प्लेज रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस, ये एलर्जिक रिएक्शंस में जो है ना रोल प्ले करेगा, ठीक है, दैट्स IgE। और फिर अगर हम IgD की बात करते हैं, देखिए इसका फंक्शन जो है ना उतना अभी स्टडीड नहीं है, सो दैट इज अननोन, इसका उतना रोल जो है ना अभी अननोन नहीं है। बट IgD जो है ना इट विल एक्ट एज द बी सेल रिसेप्टर, जो हम आगे सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स और उनका रोल और उनकी कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा होगी, कहाँ पे जो है ना वो ज़्यादा पाए जाएंगे, या किस में जे चैन है, किस में जे चैन नहीं है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट डिफरेंट क्लासेस ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। देखिए जो नियोनेट है, नियोनेट यानी जो बच्चा जो है ना न्यूली बॉर्न बेबी होता है, उसके केस में आपको याद रखना होगा जो पहला जो इम्यूनोग्लोबुलिन है दैट्स IMG, सॉरी इम्यूनोग्लोबुलिन M, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट एंटीबॉडी, फर्स्ट एंटीबॉडी। लेकिन आपको याद रखना होगा कि पहले पहले इस न्यू बॉर्न में जो IgG होता है, जो मदर से आया होगा यानी मैटरनल, ठीक है ना, वही जो है ना यहाँ पे जो है ना मेजर रोल प्ले करती है। यानी जो मेजर रोल का होता है, किसका होता है, IgG का। और वो क्या होती है, IgG मैटरनल होती है, ठीक है ना, जो माँ से इसको मिली, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप जो इतनी सी इंफॉर्मेशन ले ली और हम देखेंगे कि प्रीवियसली कितने क्वेश्चंस हमें पूछे गए और हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस का हम आंसर जो है कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर लोकेटेड इन, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि दो रीजन जो है ना मिल सकते हैं, फैब और FC रीजन। तो दैट मीन्स यहाँ पे इसका आंसर जो है ना वो होगा फैब रीजन, ठीक है। जो सेकंड है यहाँ पे इन द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं आपको कि जो मैंने यहाँ पे 5 क्लासेस लिए गैम डी, इनका जो कंसंट्रेशन का ऑर्डर है, कंसंट्रेशन का ऑर्डर है वो पहले ये है कि सबसे पहले जो है ना G आएगा, देन IgM, सॉरी IgA, देन IgM, देन IgE और देन IgD। यानी इसी फॉर्म में आपको याद रखना होगा, गेम डी दैट इज द कंसंट्रेशन ऑर्डर। तो सबकी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन IgG की, उसके बाद IgA, उसके बाद IgM, उसके बाद IgE। वहीं पे अगर मैं आपको बता दूं मॉलिक्यूलर वेट का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट IgM का होगा क्योंकि वो पेंटामेरिक होता है, उसके बाद IgA होगा क्योंकि वो डायमेरिक होता है, फिर यहाँ पे जो है ना इसके बाद जो है IgE आएगा, देन IgD, और फाइनली यहाँ पे जो है ना IgG आएगा, ठीक है। सबसे कम वेट जो है ना IgG का। इसी तरह जो है ना अगर मैं हाफ लाइफ के हिसाब से बोलूँ, हाफ लाइफ, तो सबसे ज्यादा हाफ लाइफ जो है ना IgG का होता है, अप्रोक्सीमेटली 23 डेज, ठीक है ना। फिर उसके बाद IgA, देन इट इज IgM, देन उसके बाद जो है ना यहाँ पे IgD, और लास्ट में जो है ना IgE आएगा, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चंस पे वापस जाते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो था कि इन द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस एंटीबॉडीज इन सीरम इन द ऑर्डर, इन्हें कंसंट्रेशन का ऑर्डर बताना है आपको। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ये आंसर आएगा, दैट इज गेम डी। तो गेम डी आपको याद रखना होगा, तो कंसंट्रेशन का ऑर्डर है गेम डी, ठीक है। इस तरह यहाँ पे कहा द क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन दैट कैन गेट ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द एपिथेलियल सेल्स। मैंने अभी कहा था आपको कि IgA जो है ना दैट कैन क्रॉस द एपिथेलियल सेल्स क्योंकि वो एक्सटर्नल सेक्रीशंस में रहता है। फिर यहाँ पे लिखा है द प्रेडोमिनेंट इम्यूनोग्लोबुलिन इन सलाइवा इज, ये सारे प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं कि जो सलाइवा में सबसे ज्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन मिलेगा वो कौन है। तो जैसे मैंने मेंशन किया था पहले, दैट इज IgA, ठीक है। तो इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबुलिन इन द सीरम ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी इज मोस्टली, यानी जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसके सीरम में जो है ना ज्यादातर इम्यूनोग्लोबुलिन कौन है,
यहाँ पे लिखा है आईजीएम ऑफ द मैटरनल ओरिजिन, नो, मैटरनल से तो कोई आईजीएम मिल ही नहीं जाता है उससे। आईजीजी ऑफ द मैटरनल ओरिजिन, ये हो सकता है। आईजीजी ऑफ द इंडिजीनियस ओरिजिन, नो, ये तो अभी बना नहीं। आईजीएम ऑफ द इंडिजीनियस ओरिजिन, ये तो बना होगा उसमें, बट जो ज्यादा उसमें पाया जाएगा वो आईजीजी होगा, और वो भी किसका, मैटरनल का यानी मदर का। तो ये आंसर होगा। फिर लिखा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स मॉलिक्यूलर वेट वाइज। तो मॉलिक्यूलर वेट वाइज जैसे मैंने आपको देखा, आपको याद रखना होगा आईजीएम का सबसे ज्यादा होगा और आईजीजी का जो है ना सबसे कम होगा, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एंटीजन एंटर्स फर्स्ट टाइम। यानी जब एंटीजन फर्स्ट टाइम एंटर होगा तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस होगा। जैसे मैंने क्लियरली आपको मेंशन किया था, तो आईजीएम है। तो अगर यहाँ पे सेकंड टाइम होता तो फिर आईजीजी आता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी सीडीआर्स टुगेदर फॉर्म वन पैराटोप। ने कितने सीडीआर्स मिलके एक पैराटोप बनाते हैं, या हम इसको यहाँ पे बोल सकते हैं एक एंटीजन बाइंडिंग साइट बना सकते हैं। तो आंसर होगा आपका 6 सीडीआर्स। लिखा इन द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द ऑर्डर ऑफ एंटीबॉडीज इन द सीरम विद रिस्पेक्ट टू हाफ लाइफ इज। तो इसका आंसर जो है ना ये होगा जो मैंने आपको पहले बता दिया, पहले आईजीजी, फिर आईजीए, फिर आईजीएम, डी एंड ई। ठीक है। क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज एग्जिस्ट एज पेंटामेरिक, यानी इनमें से कौन एज अ पेंटामेरिक एग्जिस्ट होता है। तो आंसर होगा आईजीएम। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा द हिंज रीजन इज एब्सेंट इन, आपको याद रखना होगा इसमें हिंज रीजन इज एब्सेंट इन मी। ठीक है ना। और यहाँ पे जो है ना पहले ही ऑप्शन में एम दिया है, तो पहला ही ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है। फिर कहा विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेज रोल इन एलर्जी, यानी इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो एलर्जी में रोल प्ले करता है। तो आपका आंसर होगा आईजीई। ठीक है। तो दीज वर सम प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसमें मैक्सिमम जो थे वो प्रीवियसली आस्क्ड थे, और कुछ क्वेश्चन जो है ना मैंने ऑन दैट बेसिस जो है ना यहाँ पे बनाए जो एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना। So keep watching our channel, ठीक है ना। Just subscribe the channel and press the bell icon so that जब भी videos upload होंगे आपको quick notification मिलेगा, and you will get benefit out of these videos. Thank you.